फाइव फिंगर क्लासेस की इस सीरीज जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का आज 46 पार्ट आपके सामने आ रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मोरल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में नैतिक विकास कहा जाता है। तो इस नैतिक विकास के सामान्य प्रश्न जो कि यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में बन सकते हैं या इसके अलावा पीजीटी, एजुकेशन और नेट की परीक्षाओं में जो इस विषय से क्वेश्चन निकल सकते हैं, उन सब का हम सारगर्भित, सार्थक एवं तर्कपूर्ण विश्लेषण आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। तो आइए देखते हैं फाइव फिंगर क्लासेस की 46 सीरीज। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि मूल्य किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो मनोवैज्ञानिक इंग्लिश एवं इंग्लिश के अनुसार मूल्य अमूर्त संपत्ति हैं जो व्यक्ति या परिवार या समुदाय आदि के लिए लक्ष्य प्राप्ति के साधनों को निर्धारित करते हैं। मूल्यों को व्यक्ति धीरे धीरे ग्रहण करता है और अंततोगत्वा इन मूल्यों को अपने चरित्र और आचरण की निजी कसौटी बना लेता है। बहुत ही स्पष्ट परिभाषा इंग्लिश और इंग्लिश के द्वारा यहाँ पर दी गई है, यानी कि मूल्य हमारे व्यवहार को, हमारे चरित्र को, हमारे आचरण को एक आदर्श, एक कसौटी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूल्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्प्रेंगर ने 1928 में मूल्यों के 6 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, कलात्मक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और सैद्धांतिक मूल्य। तो कुल मिलाकर के 6 मूल्य स्प्रेंगर के द्वारा बताए गए हैं। अगले प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि चरित्र किसे कहते हैं। और पहले प्रश्न में बात हुई कि मूल्य किसे कहते हैं, अब यहाँ पे आपके सामने प्रश्न है कि चरित्र या करैक्टर किसे कहते हैं। तो व्यक्ति के सामाजिक नैतिक मूल्यों जैसे उचित अनुचित की भावना, आज्ञा का पालन, सत्य असत्य का ज्ञान, ईमानदारी, दया, सत्यवादिता, भक्ति, निष्पक्षता, आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, उत्तरदायित्व की भावना, इन सब के योग को चरित्र कहा जाता है। यानी कि जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट लिखे हुए हैं, उन सभी को सम्मिलित रूप में चरित्र का नाम दिया गया है। यानी कि ये सभी मूल्य जिस भी व्यक्ति के अंदर होते हैं, उसके चरित्र को अति उत्तम या सर्वोत्तम माना जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपके सामने मोरल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है या वर्डली मीनिंग क्या है, इसका आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा, मोरल वर्ड मोरिस से बना है, जिसका अर्थ है प्रथाएं या लोक रीतियाँ या शिष्टाचार या रिवाज। तो यहाँ पर कई अर्थ मोरेज शब्द से निकल करके आते हैं। दोबारा सुन लीजिए कि प्रथाएं, लोक रीतियाँ, शिष्टाचार, रिवाज। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चरित्र की एक परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है कि मनोवैज्ञानिक जेम्स डेवर के अनुसार मनोवैज्ञानिक रूप से चरित्र आदतों, स्थायी भावों और आदर्शों का वह समन्वय है जिसकी सहायता से व्यक्ति की क्रियाएं स्थायी और भविष्य कथन योग्य बनती हैं। इसी प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं, यानी कि खास तौर से छोटी छोटी परिभाषाएं यहाँ पर आपके लिए शामिल की हैं, जिनको आप आसानी से याद भी कर सकते हो। और साथ साथ इस प्रकार की परिभाषाएं पीजीटी की परीक्षाओं में आपसे पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैकडूगल के अनुसार ही संकल्प शक्ति चरित्र का ही गत्यात्मक या क्रियात्मक रूप है। यानी कि संकल्प शक्ति को मैकडूगल ने चरित्र का डायनामिक और एक्टिव पार्ट बताया है। इसके अलावा बाउले के अनुसार चरित्र आत्मनियंत्रण की शक्ति है। तो यहाँ पर बाउले ने चरित्र को सेल्फ कंट्रोल की एक पावर या पोटेंशियलिटीज
के रूप में प्रदर्शित या प्रकट किया है। इसके अलावा J.S. रॉस के अनुसार सुसंगठित आत्मा ही चरित्र है। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक का नाम आप सभी जानते होंगे, कई बार मैंने आपके सामने दोहराया है, आज भी सुन लीजिए, कि अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री और समाजवादी जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक, जिन्होंने प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किया, उनकी परिभाषा यहाँ पर आपके सामने है कि किलपैट्रिक के अनुसार व्यक्तित्व आचरण का एक भाग है। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न आपके सामने है कि बालकों में चरित्र या नैतिक विकास कितने चरण होते हैं। तो यहाँ पर बालकों में नैतिक विकास या जो चरित्र का विकास है उसके कितने चरण हैं। तो देखिएगा कि बालकों में नैतिक या चरित्र विकास के 2 चरण, सोपान या पक्ष होते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार से प्रश्न आ जाए तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पर चरित्र या नैतिक विकास के चरणों के रूप में या सोपानों के रूप में या पक्ष के रूप में प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर 2 पक्ष बताए गए हैं। पहला पक्ष है बौद्धिक पक्ष और दूसरा पक्ष है भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न देखिए कि बालकों में नैतिकता या चरित्र का विकास कैसे होता है। तो बालकों में नैतिक चरित्र या नैतिकता का विकास मित्रों के साथ समूह में खेलने से होता है। यानी कि सबसे अच्छा जो तरीका बताया गया है, जो विधि बताई गई है, वह है कि खेल विधि के द्वारा बालकों में सामाजिकता का भी विकास होता है, चरित्र का भी विकास होता है, नैतिकता का भी विकास होता है, साथ साथ दूसरे बालकों की संस्कृति को समझने में, उनके रहन सहन को समझने में, उनकी क्रियात्मकता को समझने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जानी चाहिए कि बालकों में सामाजिक व्यवहार को सीखने की आदत डाली जाए। बालकों को घर के अंदर बंद करके या कैद करके ना रखा जाए, उसको बाहर भी जाने के अवसर दिए जाएं, मित्रों के साथ खेलने के मौके दिए जाएं, खेल के मैदान में उसको ले जाया जाए, फील्ड ट्रिप पर उसको ले जाया जाए। यानी कि बालक के अंदर अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आपको घर से उसको बाहर निकालना होगा। वो बाहर जाएगा, अपने आयु स्तर के बालकों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, अपनी कॉलोनी के दोस्तों के साथ में वो खेलेगा। तो जब वह दूसरे समूह के बालकों के साथ में खेलता है तो उसके अंदर नैतिकता का भी, चरित्र का भी, सामाजिकता का भी, सांस्कृतिकता का भी, सभी यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट भी बालकों का होता है। इसके अलावा खेलों के द्वारा बालक अपने साथियों के विचारों को, उनके आदर्शों को, रीति रिवाजों को, मान्यताओं को आदि को सीख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चरित्र निर्माण के आधार क्या हैं। तो इसका उत्तर है कि चरित्र निर्माण की नींव या आधार बालक की मूल प्रवृत्तियां या बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं, जो उसे जन्म से ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर यह शब्द मूल प्रवृत्ति आया है। जब मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था तो उस समय में बालक की क्रियात्मकता का प्रमुख पक्ष मूल प्रवृत्तियों या बेसिक इंस्टिंक्ट को ही बताया जाता था, चाहे वो फ्रायड हों, चाहे वो मैकडूगल हों। उन्होंने अपने अपने तरीके से, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को डिफाइन किया। तो यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर शामिल किया गया है कि चरित्र निर्माण की नींव या आधार जो है वो बालक की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि स्थायी भाव और आत्म भाव का विकास कैसे होता है। तो यहाँ पे आपके सामने उत्तर है कि मूल प्रवृत्ति जन्य संवेगों के संगठित होने पर, यानी कि जो बेसिक इंस्टिंक्ट के द्वारा जो संचालित इमोशंस होते हैं या संवेग होते हैं, जब वो संगठित हो जाते हैं तो स्थायी भाव निर्मित होते हैं। और इन्हीं स्थायी भावों को या सेंटिमेंट्स को से आत्मभाव का विकास होता है। थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए इस चीज़ को कि जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं वो संवेगों के संगठित होने पर या उनके संवेगों के संगठित होने पर स्थायी भाव या सेंटिमेंट्स निर्मित हो जाते हैं और इन्हीं सेंटिमेंट्स से आत्मभाव का विकास होता है। तो यहाँ पर एक क्रम बताया गया है आपके लिए कि जो मूल प्रवृत्ति जन्य संवेग होते हैं जब वो संगठित होते हैं तो स्थायी भाव निर्मित होते हैं और ये स्थायी भाव मिलकर ही आत्मभाव का विकास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
नैतिक विकास के प्रतिमान को कितने भागों में बांटा गया है? तो नैतिक विकास के प्रतिमान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है नैतिक व्यवहार के प्रतिमान और दूसरा है नैतिक प्रत्ययों के विकास के प्रतिमान। यानी कि दोनों चीज़ों में अंतर, ध्यान दीजिएगा कि पहला है नैतिक व्यवहार के प्रतिमान और दूसरा है नैतिक प्रत्ययों के विकास के प्रतिमान। अगला प्रश्न आपके सामने कि नैतिक व्यवहारों को बालक कैसे सीखता है? तो इसका उत्तर है कि नैतिक व्यवहारों को बालक प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से अनुकरण द्वारा अधिक सीखता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि बालकों को अगर सामाजिकता का ज्ञान देना है, बालकों में अगर चरित्र का निर्माण करना है या उत्तम चरित्र का निर्माण करना है, या इसके अलावा उसके अंदर कल्चरल प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो ज़रूरी होगा कि बालक को खेल के मैदान तक पहुंचाया जाए। तो जहां पर वह रह करके दूसरे बच्चों के संपर्क में आएगा, उनसे कांटेक्ट करेगा, उनके साथ खेलेगा, अनुकरण के द्वारा उनसे सीखेगा, तो ये उसके अंदर अपने आप ही मोरल डेवलपमेंट या जो मोरल बिहेवियर है वो उसके अंदर डेवलप होंगे। अगला प्रश्न देखिए कि किस आयु का बालक नैतिक प्रत्ययों का सामान्यीकरण करने लगता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने कि 9 वर्ष का बालक ग्रहण किए हुए नैतिक प्रत्ययों का सामान्यीकरण करने लगता है। तो यहाँ पर आपके सामने 13वां प्रश्न आ रहा है। तो 13वां प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दोनों चीज़ आ जाती हैं कि नैतिक विकास भी होता है और चरित्र का विकास भी होता है। तो यहाँ पर नैतिक विकास या चरित्र के विकास को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारक हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियाँ, संवेग, स्थायी भाव, आदतें, संकल्प शक्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, दंड और पुरस्कार, ये सभी नैतिक या चरित्र विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि नैतिक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो नैतिक विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बचपनावस्था में नैतिक विकास, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था में नैतिक विकास, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था में नैतिक विकास और चौथा है किशोरावस्था में नैतिक विकास। और अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि 15वां प्रश्न आपके सामने कि नैतिक प्रतिमानों और नैतिक प्रत्ययों को सीखने हेतु कौन सी विधि आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है कि नैतिक प्रतिमानों और नैतिक प्रत्ययों को सीखने हेतु अनुकरण विधि आवश्यक है। तो यहाँ पर बालकों को सिखाने के लिए अनुकरण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली विधि के रूप में हमारे सामने आती है। हमें छोटे बच्चों को कोई सी भी क्रिया सिखानी हो, वो उसके लिए ज़रूरी है कि अनुकरण विधि को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसको बताया जाए, उसके सामने अच्छी क्रियाएं की जाए, उत्तम क्रिया की जाए, जिससे उसके अंदर आदर्श उत्पन्न हो, उत्तम मानक उसके अंदर डेवलप हों। इसके अलावा वह समाज सम्मत अच्छी बातों को सीखे, समाज के मध्य में या बीच में रह करके या उनके साथ रह करके समय बिता करके उनसे कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करें। तो कोशिश करें कि बालक का सामाजिक विकास भी हो, उसका चरित्र का विकास भी हो, नैतिक विकास भी हो, संवेगों का विकास भी हो और साथ साथ संवेगों का विकास इस प्रकार हो कि उन संवेगों का ज़्यादा विकास हो जो प्रिय संवेग होते हैं या जो सकारात्मक संवेग होते हैं, जिससे वह अपने आप को सार्थक दिशा में बढ़ा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का यह टॉपिक पूरा होता है। अगले टॉपिक के साथ मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा और इस वीडियो को मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।